ये है नॉर्मली देयर वर 14 लैंग्वेजेस। जो पहले बना था तो ऑफिशियल लैंग्वेज में कितना टू लैंग्वेजेस था, तो याद रखना है 14 लैंग्वेजेस। ये प्रीवियस का डेटा है। प्रीवियसली देयर वर 14 लैंग्वेजेस। अभी कितना है, अभी है 22 लैंग्वेजेस। तो आप लोग के लिए दिक्कत कहाँ पे आएगा या कौन सा वाला आएगा, ये भी हम लोग को यहाँ से देख लेना है, ठीक है। क्या क्या दिक्कत आएगा यहाँ से, क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं। क्या बोला गया, देखो नॉर्मली देयर वर 14 लैंग्वेजेस इन द 8th शेड्यूल। तो भाई ये कौन सा वाला शेड्यूल में आएगा, तो ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो है वो आएंगे 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो 8th शेड्यूल है उसमें जो है ऑफिशियल लैंग्वेजेस आएंगे। और अभी जो चीज तुम लोग के लिए दिक्कतदायी होगा वो है ये जो लैंग्वेजेस है इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद रखना पड़ेगा। कौन सा है, पहले आएगा एसएमईज, उसके बाद बंगाली, ओके। उसके बाद क्या है, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी। उसके बाद मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, सांताली, बोरो, मैथिली एंड डोगरी। इसमें जो ट्रबल होगा वो है, ये लोग यूपीएससी में करता था, अभी कर रहे हैं वापिस, वो है लैंग्वेज पकड़ के क्वेश्चन करता है। जैसे क्वेश्चन क्या है, कौन सा क्वेश्चन है, व्हिच इज द 15th ऑफिशियल लैंग्वेज, उसमें क्या 15th ऑफिशियल लैंग्वेज में सिंधी आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है 22 लैंग्वेजेस का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर दिमाग में रखना है। अगर पूछ लिया कौन सा 10th है, कौन सा 12th है, तो 15 जो है 2-3 बार यूपीएससी में प्रीलिम्स में क्वेश्चन किया है, तो व्हिच इज द 15th ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। अच्छा, सिंधी वाज एडेड बाय 21st अमेंडमेंट एक्ट, इसको याद रखना कौन सा वाला अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू बना, तो 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967 में सिंधी को ऑफिशियल लैंग्वेज में डाला गया। उसके बाद क्या था, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ये कब आया, ये आया 71st अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। तो फिर ये याद रखना है कि भाई 71st अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू कौन सा लैंग्वेजेस को डाला गया था, तो 3 लैंग्वेज डाले गए। कौन सा था, कोंकणी था, मणिपुरी था, नेपाली था। 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992 में इसको डाला गया। सिंधी कौन सा लैंग्वेज है सर, सिंधी वाला कौन सा, सिंध जो पंजाब के साथ सिंध टेरिटरी है, जो कि अभी पाकिस्तान के पास, मोस्ट ऑफ द सिंधी इज विद पाकिस्तान, वहाँ का जो लोकल लैंग्वेज था उसको सिंधी बोला जाता है, ओके। बोरो, डोगरी, मैथिली एंड संथाली, तो ये लैंग्वेजेस एकदम लास्ट में ऐड हुआ है 92nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, 2003 में ये ऐड हुआ है, ठीक है। The Constitution imposes a duty upon the center to spread the development of Hindi language so that it may become the lingua franca। lingua franca मतलब जिसके थ्रू आप कल्चर का एक आइडेंटिटी या कल्चर का एक फोटो आपके सामने आए of the composite culture of India, okay। Provisions of part 17 of the Constitution deals with official languages। These provisions can be divided into 4 पार्ट्स। तो ये भाई जो प्रोविजंस है इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो कौन सा है, लैंग्वेज ऑफ द यूनियन जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट यूज कर रहा है, रीजनल लैंग्वेजेस, ओके, लैंग्वेज ऑफ द जुडिशियरी एंड टेक्स्ट ऑफ द लॉज एंड स्पेशल डायरेक्टिव्स में जो है, ठीक है। अच्छा, लैंग्वेज ऑफ द यूनियन में क्या बोला गया है, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स हिंदी written in Devanagari script to be the official language of the union, but the form of the numericals to be used for the official purposes of the union shall be the international form of Indian numericals। मतलब तू लैंग्वेज बेशक हिंदी में लिखेगा या हिंदी में टेक्स्ट बना सकता है, लेकिन वहां पे अगर मुझे कुछ
कुछ क्लॉज बाय क्लॉज लिखना है या पॉइंट वाइज लिखना है तो वही मैं इंग्लिश का फॉर्मेट यूज करूंगा 1 2 3 4 करके, ठीक है। ड्यूरिंग द एनैक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट वाज प्रोवाइडेड दैट अपार्ट फ्रॉम हिंदी, हिंदी को छोड़ के इंग्लिश shall continue to be the official language of the union for a period of 15 years. पहला 15 साल के लिए हिंदी के साथ आप इंग्लिश को यूज करोगे ऑफिशियल पर्पस के लिए, ये बोला गया था, इसको भी अंडरलाइन करके रखना। फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 15 साल बाद बियॉन्ड 15 इयर्स पार्लियामेंट बाय लॉ शैल डिसाइड द स्टेटस ऑफ इंग्लिश एज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। तो 15 साल बाद क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगा कि भाई इंग्लिश को आगे रखना है या इसको आप हटवा दोगे। ओके, सब्सिक्वेंटली द पार्लियामेंट एनैक्टेड द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट ऑफ 1963। इसको भी याद रखना, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट कौन सा वाला साल में पास हुआ है, तो 1963 में ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट पास हुआ, ठीक है। This act provided for the continuance of English for all official purposes of the union for indefinite period of time। मतलब ये जो अभी भी आप इंग्लिश यूज कर रहे हो, ये 1963 में ही बोल दिया गया था कि भाई ऑफिशियल रूल्स के लिए या फिर ऑफिशियल ऑर्डर्स के लिए इंग्लिश ही यूज होगा, ठीक है। जिसका सीधा मतलब क्या है, अभी जो WBCS का एग्जाम है उसमें क्या बोला जाता है, बांग्ला लिखना पढ़ना बोलना आना चाहिए, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन में या गवर्नमेंट ऑर्डर से आपका इंग्लिश में ही होगा। अभी मान लो इंग्लिश मेरे को समझ नहीं आता है, तो फिर मेरे को समझ नहीं आता है तो फिर मैं ऑफिस को अप्रोच करूंगा, ऑफिस उसके बाद मुझको जो लैंग्वेज समझ में आता है बशर्ते वो लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज के लिस्ट में होना चाहिए, तभी जाके मुझको उसका जो है ट्रांसलेटेड वर्जन मिलेगा। जैसे बिहार में क्या करेंगे, बिहार में क्या करेंगे, हिंदी में कर सकते हैं लेकिन आप भोजपुरी में कन्वर्ट नहीं कर सकोगे ऑफिशियल ऑर्डर्स को। हाँ, लेकिन क्या कर सकते हो, मैथिली में कर लोगे आप, क्योंकि भोजपुरी इज नॉट enlisted in the 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस, ऑल्दो मैथिली इज enlisted, तो फिर मैथिली में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला गया है, रीजनल लैंग्वेजेस, द कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स द फॉलोइंग प्रोविजंस फॉर द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट। द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट may adopt any one or more of the languages in use with the status or within the state or Hindi as the official language of the state। तो हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बना सकते हो आप स्टेट के, और हर स्टेट का खुद का एक ऑफिशियल लैंग्वेज होगा। जैसे यहाँ पे बांग्ला यूज होता है, अगर जम्मू कश्मीर में चल जाएंगे, अभी जम्मू एंड कश्मीर का स्टेटहुड चला गया, लेकिन पहले क्या नियम था, जम्मू एंड कश्मीर में आपको ऑफिशियल काम करना पड़ता था उर्दू में, और आपको वहां के लोकल्स के साथ बात करने के लिए आपको पश्तून आना चाहिए, ठीक है। जैसे जम्मू एंड कश्मीर में जो आर्मी ऑफिशियल्स पोस्टेड रहते हैं, उनको जो है वहाँ का लोकल लोग के साथ घुलने मिलने के लिए उनको पश्तून सीखना पड़ता है। वो गांव से ट्रेनर्स लाके उनसे सीखते भी थे। तो ये मोहित शर्मा, मेजर मोहित शर्मा जो सबसे पहले ये आपका जो अंडर कवर एजेंट के तौर पे जिनको लेकर अभी मूवी भी बना है, तो बोल रहे थे उससे इंस्पायर्ड नहीं है वगैरह वगैरह, तो बोला ही है। लेकिन मोहित शर्मा जो वीरगति प्राप्त हुआ जिनको, तो उनका फेलोमेट्स बोल रहा था ना कि भाई वहाँ पे इंटरसेप्ट करने के लिए वो पश्तून सीखता था। एक चीज मूवी में समझ में नहीं आया कि मूवी में दिखाया था कि वो ऑलरेडी कोई इंडिया में क्राइम करके वो जेल में, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, तब हो गए थे। भाई वो रियल लाइफ और रियल लाइफ में तो डिफरेंस दिखाना पड़ेगा, क्योंकि तो बोला है कि भाई क्योंकि उसका फैमिली वाला तो केस करने के लिए केस किया है, केस किया था। हाँ, तो बचने के लिए भाई अब मेरा में कुछ हो जाएगा, हमारे में कैसे करोगे। ओके, अच्छा नेक्स्ट पॉइंट में स्टेट्स हैव अडॉप्टेड द मेजर रीजनल लैंग्वेज एज देयर ऑफिशियल languages। The states can even choose official languages which is not mentioned in Schedule 8 of the Constitution। ये है, यहाँ पे और एक चीज बोल दिया गया है, जो कोई भी स्टेट कोई भी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे ले सकता है, और ये इंडिपेंडेंस देते हुए क्या बोला गया है, ऐसा कोई भी लैंग्वेज आप अपने ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे यूज कर सकते हो जो कि शेड्यूल में नहीं दिया गया है। इसका सीधा एग्जांपल है
जम्मू एंड कश्मीर, जहाँ पे आपको लोकल लोग से बात करने के लिए आपको पश्तून आना चाहिए था और आपको ऑफिशियल काम जो है वो उर्दू में होता है। उर्दू इज एनलिस्टेड अमंग द 22 लैंग्वेजेस, लेकिन पश्तून जो है वो एनलिस्टेड नहीं है, लेकिन आपको आना चाहिए। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या बोला गया, फॉर द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स और बिटवीन वेरियस स्टेट्स इंग्लिश शैल बी यूज्ड। हाउएवर 2 or more states are free to use Hindi for communication between them। तो 2 स्टेट्स जिसको हिंदी भली भांति आता होगा तो वो हिंदी भी यूज कर सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में आपको इंग्लिश यूज करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद क्या बोला गया था, इफ द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड ऑन द बेसिस ऑफ द डिमांड बाय द सब्सटेंशियल population of the state, then the president may direct the state to recognize the language or official language of the state। This provision is incorporated to protect the rights of the linguistic minorities in the state। मतलब अगर 2 स्टेट या उससे ज़्यादा स्टेट प्रेसिडेंट के पास ये डिमांड रखे कि हम जो लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं वो 8 शेड्यूल में नहीं है, लेकिन हम दोनों में उसमें बात करने, उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में बात करने में आसानी होता है, तो उसको आप ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे रखोगे। इसका जस्टिफिकेशन क्या दिया गया है कि प्रेसिडेंट को अगर लगा कि इन लोग का लैंग्वेज इंस्टिंक्ट हो रहा है या ये लोग जो है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी में कन्वर्ट हो रहा है, तो इनके लैंग्वेज को प्रायोरिटाइज किया जा सकता है। ठीक है, जैसे अभी रेलवे का जो एग्जाम है उसमें देखेगा क्वेश्चन जो है वो बंगाली में भी होता है, ओनली रेलवेज में। मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, हिंदी और इंग्लिश में ही क्वेश्चन होता है, लेकिन यहाँ पे बंगाली में कन्वर्ट किया है। लेकिन वहाँ पे भी एक क्लॉज दे दिया जाता है कि भाई इंग्लिश एंड दूसरा लैंग्वेज में अगर क्वेश्चन ट्रांसलेट हुआ, और मान लीजिए हिंदी में ट्रांसलेट हुआ है, इंग्लिश में ट्रांसलेट है, इंग्लिश का क्वेश्चन ही हिंदी में ट्रांसलेट होकर रखा है, तो वहाँ पे एक क्लॉज रहता है, वो क्या है, इंग्लिश वाला क्वेश्चन को आप फॉलो करोगे। मान लो इंग्लिश वाला क्वेश्चन में इंग्लिश का क्वेश्चन गलत है तो उसका मार्क्स आपको मिल जाएगा। वही वाला क्वेश्चन मान लो हिंदी में सही है तो कोई ऑल्टरेशन नहीं होता है, आपको इंग्लिश का रॉन्ग होने की वजह से मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन अगर उल्टा हो गया, मतलब हमको हिंदी का क्वेश्चन देख के क्वेश्चन कर रहे थे और हिंदी का क्वेश्चन गलत है और वही वाला क्वेश्चन इंग्लिश में सही है, तो मार्क्स नहीं आएगा। ओके, उसके बाद क्या है, लैंग्वेज ऑफ द जुडिशियरी एंड टेक्स्ट of laws। इसमें क्या बोला गया है, the constitutional provisions dealing with the language of the courts and legislation are as follows: until parliament provides otherwise the following are to be in English language only। तो बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज में ही जाएगा जब तक कि पार्लियामेंट से इंस्ट्रक्शन आए। ऑल द प्रोसीडिंग्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड एवरी हाई कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट का प्रोसीडिंग्स मतलब जो भी जजमेंट दिया गया है वो इंग्लिश में ही रिटन होगा। उसके बाद क्या बोला गया है कि ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट ऑफ ऑल बिल्स, एक्ट्स, ऑर्डिनेंस, ऑर्डर्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड बायलॉज एट द सेंट्रल और द स्टेट लेवल। मतलब क्या है, मतलब तुम लोग को जो प्रमोशन मिलेगा या ट्रांसफर जब हो गया आप लोग, तो वो लेटर जो होगा वो इंग्लिश में होगा, ना कि हिंदी या बंगाली में, क्योंकि वो अथॉरिटेटिव टेक्स्ट है। डिपार्टमेंट अपना अथॉरिटी शोकेस करते हुए आपको ट्रांसफर कर रहा है। ओके, नेक्स्टली क्या बोला गया है, गवर्नर ऑफ ए स्टेट विद द प्रीवियस कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट कैन ऑथराइज यूज ऑफ हिंदी और एनी अदर ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट। मतलब मैं बता रहा था कि भाई अगर मेरे को इंग्लिश नहीं आता होगा तो मेरा, और मैंने कहा कि सर मेरे को हिंदी आता है, तो जो भी ऑर्डर्स मेरे पास आया था, कोर्ट ऑर्डर्स जो आया था वो हिंदी में ट्रांसलेट होगा। लेकिन होने के लिए क्या है, गवर्नर को पहले से प्रेसिडेंट को बता के इस बारे में परमिशन लेना पड़ेगा, तभी जाके वो ऑर्डर जो है वो 22 ऑफिशियल लैंग्वेज में से कोई भी एक लैंग्वेज जिसमें कि मुझे महारत हासिल है उसमें कन्वर्ट होगा। Similarly, the state legislature can prescribe the use of any language by law, language for laws, rules, etc. However, English translation also needs to
be published for all the laws, rules, etc. तो बेसिकली आप प्रायोरिटाइज करोगे इंग्लिश को ही। स्पेशल डायरेक्टिव्स में क्या बोला गया है? स्पेशल डायरेक्टिव्स आर contained in the constitution to protect interest of linguistic minorities and for progressive development of Hindi language. Protection of linguistic minorities में क्या बोला गया है? ये देखो आर्टिकल 350 क्या बोला गया है? Every aggrieved person जो कि affected हुआ है has a right to submit a representation to the union or the state government in any language used within India. तो अगर किसी का लैंग्वेज हैम्पर हो रहा है तो अंडर आर्टिकल 350 वो एक पीरियड डाल सकता है। जैसे आउट ऑफ वेस्ट बंगाल प्रॉब्लम हो रहा है ना, बंगाली बोलने से बांग्लादेशी बोल रहा है ये लोग, तो उसको लेकर सवाल क्यों हो रहा है? बिकॉज बंगाली इज वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेजेस। तो अगर आउट ऑफ बंगाल आप बंगाली बोल रहे हो तो इट डजंट इम्प्लाइज दैट यू आर अ पर्सन फ्रॉम बांग्लादेश, क्योंकि ये ऑलरेडी आपका एनलिस्टेड लैंग्वेज है। तो हिंदी बंगाली आपके पास 22 वहाँ पर जब 22 लैंग्वेजेस है, सारे लैंग्वेजेस जो है वो ऑफिशियली एक्लेम्ड लैंग्वेजेस हैं। जैसे भोजपुरी ऑफिशियली एक्लेम्ड नहीं है, लेकिन मैथिली जो है वो एक्लेम्ड है। वो हिंदी का ही एक जो है आप बोल सकते हो क्लासिफिकेशन है, चेंज हो जाएगा। जैसे हिंदी हर जगह एक जैसा थोड़ी ना है, पूरा इंडिया घूमोगे हर जगह पे हिंदी चेंज होगा। सिमिलरली यहाँ पे बंगाली भी हर जगह चेंज होता है। कलकत्ता एंड हावड़ा एडजॉइनिंग में आप एक बंगाली सुनोगे, अब मेदिनीपुर चले जाओगे वहाँ पे दूसरा टाइप का बंगाली सुनने को मिलेगा, वहाँ पे एक्सेंट में वैरी हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आप क्या बोलते हैं, যেটা বুঝতে পারছো না সেটা নিয়ে কথা বলো না, আর মেদিনীপুরে ঠিক বলে যেটা বুঝতে পারছি নি সেটা নিয়ে কথা বলবি নি। ओके अच्छा, आर्टिकल 350 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, बहुत मैंने बहुत से भी ज्यादा। 350 में ये में क्या बोला गया है? एवरी स्टेट एंड द लोकल अथॉरिटी शैल प्रोवाइड एडिक्वेट फैसिलिटीज फॉर इंस्टीट्यूशंस इन द मदर लैंग्वेज, इंस्ट्रक्शंस इन द मदर लैंग्वेज एट द प्राइमरी स्टेज ऑफ एजुकेशन टू चिल्ड्रन belonging to linguistic minority groups. President can issue necessary directions for this purpose. यहाँ पे क्वेश्चन क्या रहेगा? क्वेश्चन लिख लो, एलिमेंटरी एजुकेशन मस्ट बी डिलीवर्ड थ्रू मदर लैंग्वेज। एलिमेंटरी एजुकेशन मस्ट बी डिलीवर्ड थ्रू मदर लैंग्वेज। हिंदी मतलब आपका क्लास बेसिक। बेसिक एलिमेंटरी का मतलब है बेसिक। एलिमेंटरी एजुकेशन मस्ट बी डिलीवर्ड थ्रू मदर लैंग्वेज। মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা। एलिमेंटरी एजुकेशन मस्ट बी डिलीवर्ड थ्रू मदर लैंग्वेज या मदर टंग, जो भी है। एलिमेंटरी एजुकेशन मस्ट बी डिलीवर्ड थ्रू मदर लैंग्वेज। छोड़ दे। ये 350 में है, इसको और कैसे क्वेश्चन करेगा? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्यों है? स्पेशल एम्फसाइज टू प्राइमरी एजुकेशन, स्पेशल एम्फसाइज टू प्राइमरी एजुकेशन बाय मदर लैंग्वेज, या फिर कॉन्सेप्ट ऑफ मिड डे मील स्कूल्स इंस्पायर्ड फ्रॉम दिस आर्टिकल। এটা ক্ষেত্রে आंसर হবে 350 है। But primary education is inspired from which article? সেটা ক্ষেত্রে आंसर হবে 350A। Primary education is patronized by which article? সেটা आंसर হবে 350A। 350A देखना उसमें है। ठीक है। 350B में क्या बोला गया है? The president shall appoint special officer for linguistic minority to investigate all matters relating to constitutional safeguards for linguistic minorities. The officer reports to the president and the president places the report
before the parliament or the concerned state legislature as the case may be। तो 350B भी है। 350B में क्या बोला गया है? The president shall appoint a special officer। वो एक special officer अपॉइंट करेंगे किनके लिए? जो linguistic minorities है, मतलब जिनका लैंग्वेज एकदम अभी इंस्टिंक्ट होने के कगार में पहुंच गया है, तो ऐसे लैंग्वेजेस को बचाने के लिए भी the president will take initiative। ये जो कमेटी बनाएंगे, ये कमेटी अपना रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को और अगर जरूरत पड़ा तो कंसर्न स्टेट के स्टेट गवर्नमेंट को पेश करेगा। कहाँ पे? स्टेट लेजिस्लेचर में। ओके, उसके बाद क्या है? डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज। यहाँ पे याद करना है 351। जैसे क्वेश्चन आएगा इज हिंदी द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, तो याद रखना नो, हिंदी इज नॉट द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। वी डोंट हैव एनी नेशनल लैंग्वेज। तो भाई हिंदी को तो फिर नेशनल लैंग्वेज जैसा क्यों देखा जाता है? तो फिर याद रखना है 351 आपका आंसर होगा। 351 में क्या बोला गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन इंपोजेस अ ड्यूटी अपॉन द यूनियन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर ये ड्यूटी आरोप कर रहा है अपॉन द यूनियन टू प्रोमोट एंड स्प्रेड एंड डेवलप द हिंदी लैंग्वेज सो दैट इट मे बिकम द लैंग्वेज ऑफ इंडिया। मतलब इसको इतना आप हाईलाइट करो जिससे कि ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज आप सबको यूनिफाई कर सको। ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट में क्या था? फर्दर द सेंटर इज डायरेक्टेड टू सिक्योर द एनहांसमेंट ऑफ हिंदी बाय इनकॉर्पोरेशन द फॉर्म द स्टाइल एंड द एक्सप्रेशन यूज्ड इन हिंदुस्तानी एंड इन अदर लैंग्वेजेस specified in Schedule 8 and by drawing its vocabulary primarily on Sanskrit and secondarily on other languages। तो हिंदी भी कौन सा वाला यूज करोगे? जो बहुत ज्यादा प्रो संस्कृत है, मतलब जो संस्कृत से इंस्पायर्ड है वैसा हिंदी आप यूज करोगे और इसको आगे प्रीच करोगे सो दैट इंडिया का कंपोजिट कल्चर जो है वो हाईलाइटेड हो। ओके, तो ये अच्छे से याद रखना कौन सा वाला आर्टिकल बोला गया, आर्टिकल्स को याद रखो। और क्या करना है? जो लैंग्वेज को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखा गया उसको बाय हार्ट करना है। उसको लिख ही लेते हैं, उसको लिख ही लेते हैं, बढ़िया रहेगा। तो असमीज था, बंगाली था, उसके बाद था गुजराती। गुजराती के बाद नंबर 4 में हिंदी, उसके बाद नंबर 5 कन्नड़, यहाँ पे जो एक कश्मीरी दिया है, हाँ, इसमें कौन सा लैंग्वेज आता है? वो लैंग्वेज है कश्मीरी। कश्मीर का जो है उसमें जैसे आपका हिंदी चेंज होता रहता है ना, कश्मीर में भी जो है आपका लैंग्वेज चेंज होता रहता है। मतलब हर एरिया का अपना अपना लैंग्वेज है। अगर आप जम्मू की तरफ जाओगे वहाँ भी हिंदी ज़्यादा यूज होता है। ये कोंकणी कहाँ है? कोंकणी कोंकणी मणिपुर एंड एडजॉइनिंग एरियाज का वो समझ में नहीं आता। जैसे उड़िया जब बोला जाता है उड़िया समझ में आ जाएगा, लेकिन उड़िया अगर लिख के नहीं दिया कोई तो माथा तो घुस से जाएगा। वैसे ही नेपाली जो है वो अगर लिखा जाएगा तो लगभग लगभग हिंदी जैसा देखने में है, दो एक टर्मिनोलॉजी थोड़ा चेंज हो जाता है। और तमिल एंड तेलुगु तो वो तो भाई और खतरनाक है। जैसे अभी
पहले दोनों का जो बैंक था, बैंक में नियम हुआ करता था कि भाई आप जहाँ पे पोस्टेड होंगे तो वहाँ का रीजनल लैंग्वेज आपको सीखना पड़ेगा, उसके लिए आपको 6 मंथ्स का टाइम मिलता था। ठीक है, अभी जो नियम है, अभी लगभग हर डिपार्टमेंट में ही कोट एंड कोट ये वाला चीज बोला गया है कि भाई जिस रीजन में रहोगे रीजनल लैंग्वेज आना चाहिए। पहले ये फॉर्मेट बेसिकली बैंक्स में ही यूज होता था, मतलब आपको 6 मंथ्स का टाइम मिलेगा, उसमें आपको रीजनल लैंग्वेज सीखना पड़ेगा। और कुछ एरियाज में हम लोग बहुत ज़्यादा हार्डकोर भी है, जैसे अगर तो आर्मी में जॉब करेगा तो गोरखा रेजिमेंट जो है ना, वो लोग नेपाली में ही लेटर लिखते हैं, वो लोग का वही कस्टम है। मतलब तो जितना भी हाईली डेकोरेटेड ऑफिसर हो, जब अपने पलटन या अपने फेलो मेंबर्स को लेटर लिखेगा, वो लोग उसमें लिखते हैं। और अगर उस रेजिमेंट में पोस्टेड हुए तो आपको कुकरी यूज करना आना चाहिए, और कुकरी के साथ साथ वो हम ट्रेनिंग का एक सॉन्ग भी होता है, वो भी आना चाहिए। तो ये हो गया असमीज, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, सांथाली, बोडो, मैथिली एंड डोगरी।
देखो इतना तक सही है। और जो बाकी बाकी है कैग क्या बाकी है कैथ हो गया ना? क्या था कैग था और अटॉर्नी जनरल एडवोकेट जनरल इम्पोर्टेंट कमीशन था। कैग सीएजी। हाँ। सीएजी हो गया सर। कंट्रोलर ऑडिट जनरल हाँ। हो गया है। लग रहा है मेरा छुट्टी हो तो कोई दिक्कत नहीं। तो क्या बाकी है 31 दिसंबर को हुआ था। 31 दिसंबर। हाँ धन्यवाद। हाँ? भेज दो मेरे वाले भेज दो। अच्छा तो इम्पोर्टेंट कमीशंस बाकी है। हाँ। ग्रुप में भेज दे रहा हूँ। भेज दिया। इम्पोर्टेंट कमीशंस में पहला कमीशन जो है वो लिखना है इम्पोर्टेंट कमीशंस में पहला कमीशन में लिखना नीति आयोग। नीति आयोग। ये प्लानिंग कमीशन भी तो है पूरा। प्लानिंग कमीशन चला गया उसकी जगह पे नीति आयोग आया है। ठीक है हम्म। तो हेडलाइन करो नीति आयोग। नीति आयोग में लिखना नेक्स्ट जिसको लेकर बात करेंगे वो है इससे तो बहुत क्वेश्चन पूछता है कौन सा नीति आयोग से। ये बोलो सभी एग्जाम में जो आएगा वहीं से ही करवाएंगे पहले दिन ही बताएंगे। बाहर का चीज बहुत बोल के क्या होगा। जैसे नीति आयोग में पहला एकदम एलिमेंटरी क्वेश्चन क्या है नीति आयोग का फुल फॉर्म। या नीति आयोग का फुल फॉर्म अब तो एस्टैब्लिशमेंट हुआ। एलिमेंटरी क्वेश्चन नहीं मतलब नीति आयोग में इंट्रोडक्शन ही होगा नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है। और अब इंट्रोड्यूस हुआ तो नीति आयोग लेके डैश लेके लिखो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इंडिया। ठीक है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। So national institution for ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। transforming इंडिया। replaced प्लानिंग planning कमीशन। commission। तो अभी planning commission के बारे में बोल रहा था है इसलिए इसको यहाँ पे ऐड कर देंगे कि भैया नीति आयोग जब पढ़ना स्टार्ट करोगे तभी देख लेना है कि भैया रिप्लेस हो चुका है। रिप्लेस्ड प्लानिंग कमीशन by the cabinet resolution on 1st of January 2015 on 1st of January 2015 next point में लिखना the नीति आयोग will seek to provide नीति आयोग will seek SWK seek to provide a critical directional and strategic input
into the development process. Into the development process. नीति आयोग प्लानिंग कमीशन में तो कुछ फर्क है हाँ जी, प्लानिंग कमीशन के मलबे के ऊपर खड़ा है नीति आयोग, उसको हटवा के एंड प्लानिंग कमीशन का जो भी अथॉरिटीज एंड प्रायोरिटीज था उसको चेंज कर दिया गया। नीति आयोग, प्लानिंग कमीशन पहले प्लान करता था और नीति आयोग एक थिंक टैंक है, मतलब किस तरीके से आप जो है रिसोर्सेज को यूज करोगे जिससे एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है, जो रिसोर्सेज आप यूज करोगे, जितना कम रिसोर्सेज यूज करके जितना ज्यादा बेटरमेंट हो ये देखोगे फर्स्टली। सेकेंडली फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्सेज को बचाने का काम भी आपको करना है, ठीक है। कितना तक हुआ था? तो नीति आयोग will seek to provide a critical directional and strategic input to the development process. Full stop. Niti Aayog will also emerge. Niti Aayog will also emerge as a think tank. T-H-I-N-K, think tank, T-A-N-K, as a think tank that will provide government at the central and state level, by central government central and state government with relevant strategic and technical advice across the spectrum of key elements of policy. Next point. The Niti Aayog will seek to put. Niti Aayog will seek, SWK, seek to put, PUT. We will seek to put an end, khatam, END, an end to the slow, implementation of policy by following better interministerial coordination and better center state coordination हुआ है ना तक। नेक्स्ट पॉइंट में इट एम्स टू it will
it aims, AIMS, it aims to evolve, EVOLVE, it aims to evolve a shared vision, SHARED, shared vision मतलब सबका पॉइंट ऑफ व्यू सोच सुन के उसके बाद अपना प्लान ऑफ एक्शन बनाया। शेयर्ड विजन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट and foster cooperative federalism, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कंधे से कंधा मिला के काम करेगा, क्योंकि नीति आयोग का कहीं ना कहीं ये सोच है, ये प्लानिंग कमीशन उतना फ्रूटफुल क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पे कोऑपरेटिव नहीं था, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म था, मतलब कि हम कितना बेहतर करेगा वो कितना बेहतर करेगा। तो ये जो कंपटीशन के चक्कर में डेवलपमेंट सही से नहीं हुआ, तो अभी क्या बोल रहे हैं लोग कि कोऑपरेट करेंगे, मतलब मेरा जो बेस्ट है मैं यूज करूंगा, तुम्हारा जो बेस्ट है तुम यूज करोगे, और हम लोग अपना इंफॉर्मेशन गिव एंड टेक करेंगे, जिससे कि एक फार रीचिंग डेवलपमेंट का नींव बन सके। मतलब कल मेरा कंप्लेंट नहीं भी रहेगा तो पब्लिक ये सोच के प्रेस करेगा भैया ये वाला कंप्लेंट का टाइम पे काम हुआ था, इस तरीके से काम हुआ था, क्योंकि ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मेन ओपिनियन क्या है कि यहाँ से दिल्ली से तुम्हारे घर तक जाने के लिए तुमको गूगल मैप का सपोर्ट नहीं लेना पड़ता है। यू आर वेल अवेयर कि कैसे जाना है, कौन सा रास्ता, कौन सा पगडंडी कैसे जाना है, यू आर वेल अवेयर, ट्रेन से जाओगे, बस से जाओगे, पैदल जाओगे। वहां पे अगर हम खड़े होंगे तो हमको तो भैया बाकायदा गूगल मैप का हेल्प लेना पड़ेगा, घर कहाँ है वगैरह वगैरह जानने के लिए। लेकिन मेरा जो एरिया है वहां पर मैं स्पेशलाइज्ड हूँ, तुम्हारे एरिया में तुम स्पेशलाइज्ड हो, तो अगर हम लोग का कोई काम करना पड़ेगा और मान लो मुझे तुम्हारे एरिया में काम करना है तो मैं तुम्हारा सपोर्ट लूंगा कि भैया तुम बता कैसे जाना है, वैसे ही आप मेरे से मेरे एरिया में सपोर्ट लोगे जो सर बताइए कैसे करना पड़ेगा। तो अगर दोनों में इंफॉर्मेशन प्रॉपर्ली चैनलाइज्ड हुआ तो फिर डेवलपमेंट भी सही से होगा, है ना। जैसे कि मान लीजिए यहाँ से मैं पहली बार जब यूपी गया था तो मेरे को टैक्सी कैब में ये लोग ठग लिया था मोटा-मोटी यूपी में मोटा-मोटी ठग लिया था, मतलब जो चार्जेस बोला था उतना चार्जेस नहीं होना चाहिए। कहाँ पे गए? हाँ इलाहाबाद गया तो मेरे को पता नहीं था, लेकिन 2-3 बार जाने के बाद वहाँ के जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं, कुछ बंदे तो ऐसे हैं जो जिनका मन ही है कि भैया ये बाहर से आया है ये तो इसको तो ठग लेंगे, कुछ ऐसे होते हैं जिनका ये है कि ये कोई जानता है नहीं, अगर सपोर्ट पाए तो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो वैसे कुछ बंदों से मुलाकात हुई, पहली बार टाइप किया था, फिर दूसरी बार जब किया तो वैसे कुछ बंदों से मिला तो उनसे बात हुआ, वो लोग बोले कि हाँ यहाँ पे आप जाओगे ये ऐसे ऐसे होगा, तो ये तो आपको जो है पूरा ठग लेगा ये लोग। तो एज आई वाज नॉट अवेयर ऑफ द थिंग, तो फिर मुझे वहाँ से थोड़ा बहुत नॉलेज मिला, फिर मेरे कुछ स्टूडेंट्स यूपी में हैं तो वो लोग भी मेरे कुछ थोड़ा बहुत सपोर्ट कर दिए, सर ऐसा ऐसा है यहाँ पे यही चार्ज है, इससे ज़्यादा अगर मांगेगा तो आप बार्गेन नहीं करोगे, आप चुपचाप रहोगे, अल्टीमेटली वो समझ जाएगा कि यहाँ का लोकल है, और 2-4 ऐसे ही नाम बोल देता है जिससे कि वो लगे कि भैया लोकल आदमी है, बाहर गया था अभी यहाँ पे आया हुआ, तो आप ऐसा प्रिटेंड करोगे तो फिर आपका चार्जेस ज़्यादा नहीं कटेगा। तो वो वहाँ पे रह चुका है, अभी ट्रांसफर होकर कहीं और जाके सेटल्ड है, लेकिन उसका बचपन वहाँ पे बीता, उसको पता नहीं सर कहाँ पे जो है आपको जो है आपका पूरा जेब साफ कर देगा ये लोग पकड़ के। तो सही है ना, तो भाई हर जगह में भाई हाथ का 5 उंगली एक जैसा नहीं होता, एक जैसा इंसान हर कोई होगा थोड़ी, कोई शातिर होगा, कोई चालाक होगा, कोई भोला भाला होगा, तो हर किस्म के आदमी मिलते हैं, और कोई कुछ ऐसा होगा जो है बहुत गुस्से, लेकिन अगर आप हेल्प मांगोगे तो आराम से हेल्प करके जाएगा। उसको ये नहीं है कि भाई आगे चल के ये बंदा बोलेगा हम इससे हेल्प मांगे थे, हेल्प पाए थे, उसका ये है कि हेल्प मांगा है कर दिया, बस आगे मुलाकात हुआ तो सही, नहीं हुआ तो और बेहतर। तो वैसे लोगों के साथ आप अगर बात करोगे तो आपके दिमाग में रहेगा। जैसे टैक्सी वाले भाई साहब से मुलाकात हुआ था तो विद इन 5 to 7 days में था वहाँ पे, तो
उससे अच्छा खासा फ्रेंडशिप हो गया था, मैं उसके घर भी गया हुआ था, तो गांव में लेके चल गया था, बोले चलिए सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो वही थोड़ा दूसरा किस्म का था, अभी भी तो कभी कभार बातचीत होते हैं, दादा कब आओगे आओगे, तो हमें जाएंगे तो जरूर फोन कर देंगे, मेरे घर में रहना है, तो भाई मैन टू मैन वैरी करेंगे। तो यहाँ पे वही चीज बोला गया कि भाई ओके, नेक्स्ट पॉइंट में फोस्टर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, and next point में the core mission of नीति आयोग is to make the core mission एकदम मैंने heart of the heart में है, the core mission of नीति आयोग is to make models, इसको अंडरलाइन करना। नीति आयोग का मेन काम क्या है? मॉडल बनाता है, डेवलपमेंटल मॉडल्स, बाकी दूसरा कुछ नहीं समझना है, ठीक है ना? is to make models of development which is all round and all persuasive, all round all persuasive मतलब हर एंगल में जिसका डेवलपमेंट का एक मतलब एक परफेक्ट पिक्चर परफेक्ट पॉलिसी बना है, all inclusive and holistic program। होलिस्टिक प्रोग्राम में होता क्या है, मतलब तुम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगा, एक एम को लेकर बना रहे तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने का मतलब है उस एरिया का ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए, साथ ही साथ इस सब डेवलपमेंट के चक्कर में कुछ रिसोर्सेज खर्चा होगा, तो रिसोर्सेज जो खर्चा हुआ है उसी रिसोर्स के ऊपर तुमको काम करना है, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज आप यूज नहीं करोगे, क्योंकि फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी आपको रिसोर्सेज बचा के रखना है। इसलिए क्या बोला गया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। डेवलपमेंट होगा लेकिन वो एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस के थ्रू ही होता रहेगा, मतलब वो कभी ठप नहीं होना चाहिए कि भाई रिसोर्स डेवलपमेंट हो गया अभी बंद हो जाएगा, क्योंकि अगर अभी बंद कर दोगे तो विद द फ्लो ऑफ टाइम ये डेवलपमेंट मीनिंगलेस हो जाएगा। ठीक है, जैसे तू लोग का लिए है, तू लोग का भी सर वैसा ही है, पढ़ रहा है और क्वेश्चन से एकदम मस्त आंसर कर रहा है, लेकिन एक महीना छोड़ दिए पूरा, एक महीने बाद फिर से जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, जो 100% एक्यूरेसी था एक महीने में फिर से जीरो में पहुंच जाएगा। तो क्या करना है, 100% में आप पहुंचे हो तो 100% को पकड़ के रखने के लिए आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहना है, जिससे कि 100% में ही आप रहो। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट पॉइंट में द प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, इसको अंडरलाइन करना, द प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। प्राइम मिनिस्टर को अंडरलाइन करना, चेयरमैन को अंडरलाइन करना और नीति आयोग को अंडरलाइन करना, तीनों अंडरलाइन होना चाहिए। फुल स्टॉप। द बॉडी विल हैव अ वाइस चेयरमैन, इसको अंडरलाइन करो, and a CEO, in addition to 5 full-time members, 5 full-time members, इसको भी अंडरलाइन करोगे। तो लाखों बोल लो, मतलब मेंबर हो लो, अभी तक कितना तो मेंबर हुआ, कितना मेंबर्स हुआ अभी तक मतलब कि अभी जो लिखा है कितना मेंबर्स है? 5 इधर हो गया, 5 ऊपर लिखा है, पीएम चेयरमैन। हाँ, तो पीएम एक, वो तो चेयरमैन है, एक वाइस चेयरमैन, 2 हुआ, एक सीईओ, एक सीईओ 3 हो गया, 5 इधर, और 5 तो 7 और 1 8 हुआ।
ठीक है, रुको अभी और बढ़ेगा। वही तो 10 13 15 का मिलते रुक जा। 5 full time members and 2 part time members and 2 part time members, 2 part time members को अंडरलाइन करेगा। 2 part time members इसको अंडरलाइन करोगे। फ्रॉम यूनियन मिनिस्टर्स इसको भी अंडरलाइन करना है। would serve as ex officio members, EXOFFICIO, ex officio members by the Prime Minister। तो कितना मेंबर हुआ? कितना हुआ? 10 11 5 मेंबर्स 5 उधर हो गए, 5 3 8 8 तो पहले हुआ था, पूरा था। 2 अनऑफिशियल है। हाँ, तो कितना हुआ? 10 हो गया। 10 हो गए, एक ये एक एक्स ऑफिशियल। भाई 2 मिनिस्टर्स जो है वही तो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। तो हाँ डॉट दे अभी सर ये क्वेश्चन क्यों किया मैंने? आशीष का नाम बोलना बेटा। क्वेश्चन करेगा कितना 2 मिनिस्टर्स है इसमें, कितना मिनिस्टर्स दिखाई पड़ रहा है? 2। पानी डाल देंगे सर पे। सही से देख, 3 मिनिस्टर्स होने चाहिए। पीएम। हाँ तो उसका हिसाब कौन लगाएगा? नीति आयोग का इनसाइड से क्वेश्चन करेगा तो ऐसा ही क्वेश्चन करेगा ना। टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स कितना 2 है, तो है 3 मिनिस्टर। लेकिन अगर क्वेश्चन कर दिया एक्सक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर कितना 2 है, देन योर आंसर शुड बी 2 मिनिस्टर्स। प्राइम मिनिस्टर को छोड़ के कितना 2 मिनिस्टर है, तो आंसर करोगे 2 मिनिस्टर। और ऐसे ही अगर फ्लैट क्वेश्चन कर दिया कितना 2 मिनिस्टर है, तो आंसर हो जाएगा 3 मिनिस्टर। क्लियर है? अच्छा नेक्स्ट पॉइंट में, द CEO will be appointed by Prime Minister. The CEO will be appointed by Prime Minister for a fixed term in the rank of Secretary to the Government of India। इसको अंडरलाइन करना, Secretary to the Government of India। मतलब CEO जो है वो एक IAS ऑफिसर इक्विवेलेंट होगा, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई एक अलाइड ऑर्गेनाइजेशन का हेड के तौर पे भी काम कर चुका होगा। ओके, रैंक ऑफ द सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अभी बवाल होगा नेक्स्ट पॉइंट में। नेक्स्ट पॉइंट में लिखो कि गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग। ये और खराब करने वाला है दोनों का कंडीशन। द गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग शैल कंसिस्ट ऑफ, द गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग शैल कंसिस्ट ऑफ, गवर्निंग काउंसिल को अंडरलाइन करोगे और आगे का डेटा भी अंडरलाइन होगा। गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग shall consist of Chief Minister of all states, Chief Minister of all states, इसको अंडरलाइन करोगे, and Lieutenant Governor of Union Territory। ये क्यों किया? तो लोग का सीरियल का टाइप 2 में क्वेश्चन किया है, द CM ऑफ ऑल स्टेट्स
and union territory, the CMs of all states are the direct members of which of the following organization? मतलब पूरा जो चीफ मिनिस्टर है पूरा जितना भी स्टेट है सारे स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स इसके मेंबर्स हैं। बाय द डिट ऑफ योर चीफ मिनिस्टरशिप आप मेंबर बन जाओगे। मेंबर बनने के लिए चीफ मिनिस्टर बनना इम्पोर्टेंट नहीं है। चीफ मिनिस्टर हो तो मेंबर ऑटोमेटिकली बनोगे इसका। चीफ मिनिस्टर ऐसे क्यों बनते हैं? भाई आपका स्टेट का डेवलपमेंट कितना हुआ बाकी का मिनिस्टर से बेहतर आंसर तो चीफ मिनिस्टर देगा ना। और वही वाला चीज आपका घर में घुसने का रास्ता आप अच्छे से जानोगे, बाहर वाला थोड़ी ना जानेगा। तो आपके स्टेट में क्या डेवलपमेंट है, क्या एडवर्सिटीज है, क्या है, क्या प्रॉब्लम्स है, ये सबसे जल्दी ब्रीफ आपको तो सीएम कर पाएगा, तो उसको तो पता ही है। वो तो इलेक्टेड है, वो तो रेगुलर बेसिस पे वो रास्ता में निकल रहा है, उसको पता है क्या दिक्कत चल रही है। आप तो बाहर वाले हो, तो आपको तो जो भी इंफॉर्मेशन है वो बुकिश इंफॉर्मेशन है, प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन कहाँ से आएगा आपके पास? आपको पता है बिहार का कंडीशन सही नहीं है, या फिर लिलुआ में पानी बारिश का टाइम पे पानी स्टैक हो जाता है, लेकिन लिलुआ में एग्जैक्टली कहाँ पे पानी स्टैक होता है ये तो लिलुआ में लड़का लोग या यहाँ का स्टूडेंटों की बोल पाएगा। ये तो मैं जो है चंदन नगर से पुलिस कमिश्नर को उठा के लाऊंगा, वो तो बोल नहीं पाएगा मेरे को लोकल का हेल्प चाहिए होगा। तो भाई आपका स्टेट का सबसे बढ़िया लोकल आपका सीएम है, उसको पता है सब कुछ, क्योंकि वो इलेक्टेड हुआ है, आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। तो आपका प्रॉब्लम्स कितना सॉल्व हुआ है, कितना सॉल्व होना बाकी है, और किस तरीके से सॉल्व हो सकता है, इस बारे में तो एडवाइस आप उससे ही लोगे। प्रॉब्लम सॉल्व बढ़ते जा रहा है भाई। प्रॉब्लम्स जब सॉल्व करना स्टार्ट करोगे तब तो प्रॉब्लम्स बढ़ेंगे। जब तक आप कुछ नहीं करोगे कुछ नहीं होगा। काम करोगे तभी। जैसे आप साइकिल लेके निकलते हो, साइकिल चलता कैसे चलता है साइकिल? पैर से बढ़िया आप पिछला वाला व्हील को चलाते हो, सामने वाला व्हील कैसे चलता है? उसमें तो ना चेन लगा है ना कुछ लगा है, वो कैसे चलता है? वो फ्रिक्शन के वजह से चलता है। पीछे वाला पहिया के ऊपर आप जोड़ दोगे तो फिर वो सामने जो स्पीड को जो है वो इंक्रीज करेगा, सामने वाला चक्का वो स्पीड के चलते घूमता है, और सामने वाला चक्का जो है वो डायरेक्शन का काम करता है। मेन मैकेनिज्म है पीछे वाला साइड वही है, और आप बॉल बियरिंग से दोनों को कनेक्ट करते हो, तो दोनों व्हील्स से इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो वही वाला चीज है। तो अभी हमको लगा कि भाई दीवार को सरका देंगे तो वो ऐसे प्रॉब्लम थोड़ी ना सॉल्व होगा, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है अनलाइक प्लानिंग कमीशन नीति आयोग, अनलाइक प्लानिंग कमीशन नीति आयोग is only an advisory body, is only an advisory body and will not enjoy any financial power। इसको भी अंडरलाइन करना है। ऐसे काम करता है जैसे प्लानिंग कमीशन, लेकिन प्लानिंग कमीशन के पास फाइनेंशियल पावर्स थे, इसके पास फाइनेंशियल पावर्स नहीं है। एडवाइजरी बॉडी एंड विल नॉट एंजॉय एनी फाइनेंशियल पावर, कॉमा ये फाइनेंशियल पावर का अंडरलाइन करके रखना है। क्वेश्चन आ जाता है व्हिच पर्टिकुलर पावर इज मिसिंग इन केस ऑफ नीति आयोग बट वाज प्रेजेंट ड्यूरिंग प्लानिंग कमीशन। तो याद रखना है वहां पे ऑप्शन में एडमिनिस्ट्रेटिव पावर देता है, फाइनेंशियल देता है, ठीक है, ब्यूरोक्रेटिक देता है। तो फिर याद रखना इसके पास फाइनेंशियल अथॉरिटी नहीं है। कॉमा पावर टू एलोकेट फंड्स, पावर टू एलोकेट फंड्स is vested with the finance minister. फाइनेंशियल Powers to allocate fund is vested with the finance minister. Full stop. The state governments are expected to play. The state governments are expected to play a more significant role. Are expected to play a more significant role than they did
during the planning commission. Full stop. States will be consulted. States will be consulted while making policy. States will be consulted while making policy and deciding fund allocation. ठीक है, तो यहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ स्ट्रेंथ वगैरह है वो मुझे अच्छे से चाहिए क्योंकि वही क्वेश्चन आएगा। अच्छा, नेक्स्ट हेडलाइन करो लोकपाल एंड लोकायुक्त। यहाँ पे मैं कुछ नहीं कर सकता, थोड़ा बहुत लिखना पड़ेगा बिकॉज वहाँ के छोटे बड़े प्रश्नों की लोकपाल एंड लोकायुक्त। ओके, इसमें लिखना द इंडियन लोकपाल is synonymous. Yeah. The Indian लोकपाल is synonymous. लोकपाल क्या है? हाँ, लोकपाल क्या है? वही वो लिखेंगे, वही तो क्वेश्चन है, लोकपाल है क्या? Is synonymous. Synonymous मतलब एक ही मीनिंग है जिसका, ठीक है? इंग्लिश तो तुम लोग करता ही है, मैं भी किससे बात करता हूँ, सिनोनिम एंटोनिम तो you are well aware of. Is synonymous to the institution of ombudsman. Institution of ombudsman. Ombudsman. This is a Scandinavian term. Yes. Ombudsman. सही से लिखो। हाँ बता। Existing in the Scandinavian countries. Existing in the Scandinavian countries. SCANDINAVIAN. Scandinavian countries. Scandinavian country basically स्वीडन को बोला जाता है। स्वीडन के इर्द-गिर्द जितने भी कंट्रीज हैं उसको बोला जाता है। First, the office of ombudsman. The office of ombudsman. Ombudsman ये वाला। The office of ombudsman. ombudsman है क्या सर में? लिख तो पहले। Ombudsman originated in Sweden. Originated in Sweden. In 1809 AD. 9 AD. $1809 AD. AD मैंने क्या एनियो डोमिनी, दैट इज दो क्लासिफिकेशन होता है, बिफोर क्राइस्ट आफ्टर क्राइस्ट। आफ्टर क्राइस्ट नहीं है, बिफोर क्राइस्ट होता है या फिर एनियो डोमिनी है, मतलब क्राइस्ट के बर्थ से पहले नहीं, उससे बहुत पहले। ओके, and adapted eventually by many nations as a bulwark of democracy. As a bulwark of democracy, democratic government. As a bulwark, मतलब सिग्नेचर है, bulwark of democratic government.
against the tyranny of against the tyranny of officialdom. অফিসিয়ালডম মানে যে অফিসার নিজের অফিসটাকে নিজের সম্পত্তির মতো রাখে, मतलब है ऑफिसर लेकिन वो अपना ऑफिस को अपना प्रॉपर्टी जैसा देखता है, अपने आप को ही भगवान, मैंने कभी कभार को लगता है अपनी भगवान है, उस टाइप का फीलिंग है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में ओम्बुड्समैन इज ए स्वीडिश वर्ड. The ombudsman is a Swedish word, SWEDISH. SWEDISH. Swedish word that stands for an officer appointed by the legislature to handle complaints against administrative and judicial action. Next point में traditionally ombudsman is appointed based on unanimity সর্বসম্মতভাবে আর কি, based on unanimity UNANIMITY amongst all political parties supporting the proposal. तो सब ये incumbent मतलब जो आया INCUMBENT, ये incumbent दो appointed by the legislature is independent of all the three organs of the state. But reports to the legislature. color. Legislature. तो अभी इसके पास है जरूरत एक्स्ट्रा है ना सर, यहीं से स्कूल जाएगा, यहीं से कोई कोचिंग मिल जाएगा, नहीं कुछ नहीं है, छुट्टी है। कुछ नहीं। ना भाई परिश्रम बहुत करता है, जरूरत नहीं है, ये सही है, बहुत घूमता है। हाँ स्कूल है, मतलब स्कूल के साथ ट्यूशन करना, ट्यूशन पढ़ना करने से ही पढ़ना बहुत दिक्कतदायक है, मतलब एट द एंड ऑफ द डे नींद आ जाता है, इतना भाग किया है। मतलब मैं तो लोग को देखता हूँ, लोगों को अचंभा होता है कि सब कुछ एक साथ कोऑर्डिनेट कैसे करेंगे। कोऑर्डिनेट करना बहुत मतलब काम करने से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्लानिंग करना, मतलब वही इंसान है जो एट द एंड ऑफ द डे तो कहीं ना कहीं जाके तो जो है बॉडी रिलैक्स कर जाएगा ना, नहीं कर पाएगा।
जब हम लोग के बचपन में क्या होता था, अभी स्कूल से आए फिर खेलने चले गए, फिर आके पढ़ने बैठने के बाद जो नींद आता था, रात 6 बजे तक पढ़े, 7 से 8 खाना खाए, 8 बजे सो गए। वो जो है, और घर में एक से एक है, और घर में सिस्टर होना बहुत खतरनाक। अरे बाप रे। जिसको जो इन्फॉर्मेशन यार भी जो भयंकर वाला रहता है, और कहाँ पे प्लान करना है वो इन्फॉर्मेशन, सिर्फ बवाल लग जाए अच्छा खासा। मतलब पापा नहीं थे तो फिर ऐसे ही टेबल पे सब रख के सो गए थे, पापा को कब इन्फॉर्मेशन पहुंचा लोग पता है नहीं। मैं देख रहा हूँ हल्का हल्का आँख खोलने में लग रही है पापा जैसा कोई है सामने खड़ा, ये देख रहा है। और फिर आहिस्ते से पास से सुनाई पड़ा, ये तो रोज ही सो जाता है, खेलने जाता है, तो आज आप जल्दी आए हैं इसलिए देख आपको दिख रहा है ना, ये सो जाता है। आधा घंटा से 1 घंटा तो नहीं देता, पापा आए थे 7 बजे, और उस दिन थोड़ा हम भी सो रहे थे, 8 बज गया था, इससे हमको बुलाया नहीं। फिर जो मुजरिम हाजिर है जैसा केस हुआ है, मतलब कोई कुछ बोल रहे ऐसे देख रहा है कोई, मन ही मन क्या कुछ नहीं बोल रहा हो, फिर खाली यही सुनने को मिला, अभी कुछ नहीं बोल रहे थे, रिजल्ट निकलने के बाद बोला है। तो पापा बोल रहे वो इशू नहीं है, लेकिन सिस्टर थी वो तो भैया वहाँ पे सिस्टम पॉज हो गया, रिजल्ट निकलने के बाद यहाँ से जो है बाकी रिपीट चले। मम्मी भी कभी कभार भूल जाती, इसको जो है जंगली हाथी वाला मेमोरी था, पूरा टाइम डेट सब। मतलब मेरा ये रहता था कि मैं किसी को भी दिख जाऊं उसको नहीं दिखना चाहिए, सिस्टर को दिख गया तो कंप्लेन नहीं होगा, वो जो है वो इनकैश हो जाता था, मतलब कि राखी वाला नहीं ले रहे थे कि समझ जाए कहाँ से ब्लास्ट होगा मेरे को पता है। बवाल है। हाँ, पुराना जितना भी गला मुझा है सब खींच हो जाएगा, सब खींच के निकाल देंगे। समझ जाना मतलब मैं समझ गया अभी मेरे साथ बहुत खराब कुछ होने वाला है। और छोटी बहन तो और है, अभी का जनरेशन तो खत्म हो गया, छोटी बहन तो और अभी जो है खत्म नहीं हुआ है, चेंज हो रहा है ना, क्या कर सकते हैं, कुछ ज़्यादा ही चल क्या कर सकते हैं, चेंज हो रहा है भाई, ह्यूमन नेचर है, चेंज होता है। बचपन में किसी के ऊपर भी गुस्सा होने से तू लोग हाथ उठा देता था, अभी उठाएगा, सेम टू सेम इंसान ही है, थोड़ा चेंज होगी, चेंज। माइंडसेट। पहले क्या होता था, वो मार देंगे जो होगा देखा जाएगा, अभी क्या है मारे के ऊपर नीचे लग गया तो फिर दिक्कत हो जाएगा। पहले तो ये होता था, लड़का लोग का होता ही है, पहले जाके चल जा रहा है। और जो इंसान दोस्तों में जो सबसे गांधीवादी किस्म का होता है उसको भी हम लोग चार्जा पर नहीं जाएगा भाई, ऐसा करेगा, मतलब कुछ हो या ना हो वो उसको भी पता है वो मार खा नहीं जा रहा है, लेकिन उसको लेके जाना है मेंटल सपोर्ट, उसको पता है मार खा नहीं जा रहा है, दोस्त ने बुलाया जाना पड़ेगा। ये और बात है, वहाँ पे हमसे ज्यादा तो वही पीट पिटा के आएगा, जो निगोशिएट करने जाता है वही पहले मार खाता है। अच्छा कहाँ से? अच्छा कितना तक हुआ था? But report to legislature. Report to the legislature. Full stop. The Ombudsman Act. Ombudsman Act. Both on the basis of complaints. Both on the basis of complaints. बोल On the basis of complaints made by the civilians, or suo motu basis, कैसे suo motu basis, वीक है मैं तुम सुनाई पड़ रहा है, suo motu, SUO MOTO, suo motu basis, तो फ्रेंच वाला है सर, उन्हें वही ऑर्डिनेंस है ना, suo motu basis। ये अभी ब्रीफ कर देगा तो समझ में आ जाएगा, ये देखने में खतरनाक है लेकिन
ना नया वर्ड है। suo motu vicis, full stop. It can look into allegations of corruption as well as maladministration. has Maladministration. ये है कैसा Maladministration, हाँ आएंगे maladministration तक ली। नेक्स्ट हेडलाइन क्या कह रहा है नेक्स्ट दिन के लिए L&L एक्ट। हाँ नेक्स्ट हेडलाइन पर पे रखो L&L एक्ट। L&L Act। यस L&L एक्ट। लोकपाल एक्ट। अच्छा ये जो है बेसिकली लोकपाल एंड लोकायुक्त जो है ये ओम्बुड्समैन से इंस्पायर्ड है। ओम्बुड्समैन क्या है ये एक स्वीडिश टर्मिनोलॉजी था, स्वीडन में इसको रखा जाता था। ये ओम्बुड्समैन जो है ये बेसिकली एक ऑफिसर है, ये एक ऑफिसर है। इस ऑफिसर का काम क्या है ये ऑफिसर जो है इसको अपॉइंट करेगा लेजिस्लेचर। अपॉइंट करने के बाद ये किसी के भी दबाव में नहीं आएगा, ना एग्जीक्यूटिव के दबाव में आएगा, ना लेजिस्लेचर के दबाव में आएगा, ना जुडिशियरी के दबाव में आएगा। तीनों सेगमेंट से ये जो है इंडिपेंडेंट है। इसका मेन काम क्या है? इसका मेन काम ये है कि भाई एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर एंड जुडिशियरी में कौन करप्ट है, उस करप्ट को ढूंढ के निकालो, उसके अगेंस्ट में जितने भी प्रूफ्स हैं प्रूफ्स निकालो। ये प्रूफ्स लेजिस्लेचर को सबमिट करो। लेजिस्लेचर आगे चल के डिसाइड करेगा इसको रखना है नहीं रखना है, ठीक है। तो ये जो है और ये जो ओम्बुड्समैन है ये बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव सेगमेंट से बिलोंग तो करता होगा, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियरी किसी के साथ इसका जो है एकदम बहुत करीबी रिश्ता नहीं होगा। इसका मेन काम और क्या होगा, ये इसके पास बाहर का कोई लोग आके बोला कि सर हमको लग रहा है वो वाला गवर्नमेंट ऑफिसर करप्ट है, तो आपको क्यों लग रहा है, तो आप अपना पॉइंट बताओगे। तो ये पॉइंट मिलने के बाद ये बंदा इन्वेस्टिगेट करके देखेगा ये करप्ट था या नहीं था। ये क्या है वन साइड ऑफ द कॉइन। दूसरा साइड ऑफ द कॉइन क्या है, सुमो मोटो बेसिस पे, मतलब कि अगर ओम्बुड्समैन को खुद लगा कि भैया ये गवर्नमेंट ऑफिशियल करप्ट है, बात करते करते हमको लगा कि भैया ये करप्ट हो सकता है, तो भाई हमको कोई आके इन्फॉर्म नहीं किया कि ये करप्ट है, हमको कोई सपना भी नहीं आया था, हमको एक संदेह हुआ, हमको एक डाउट आया दिमाग में कि सर ये करप्ट हो सकता है, हम भी तो ऑफिसर है, हमको लगा करप्ट हो सकता है। तो हमको जब ऐसा कुछ लगेगा और कोई हमसे आके नहीं बोला है, हमको लगा था ये करप्ट हो सकता है, और इस लगने को सामने रखते हुए अगर मैं उनके अगेंस्ट में एक केस मैं खुद से अगर इन्वेस्टिगेट करना चालू कर दूं तो इसको बोला जाता है सुमो मोटो केसेस। मतलब मेरे पास कोई नहीं आया, मैं खुद से मेरे को ऐसा कुछ मेरे पास कोई प्रूफ भी नहीं है, मेरे को एज्यूम हो रहा है, मेरे को लग रहा है, मेरा सबकॉन्शियस बोल रहा है कि भैया ये करप्ट हो सकता है, ठीक है। जैसे तुम लोग बाइक लेके निकल रहे हैं तो देख अगर माइन्यूटली देखेगा तो हर एक्सीडेंट से पहले जो है एक इंडिकेशन आता है। जैसे कोई रास्ता का साइड में कोई बच्चा खड़ा है, एट द बैक ऑफ योर हेड तो दिमाग में ये आया कि बच्चा क्रॉस कर भी सकता है रास्ता। 99.5% केसेस में बच्चा नहीं करता है, लेकिन 5.5% से वो क्रॉस करेगा और भाग के ही आएगा गाड़ी के साथ। तो ये जो है ये करते करते उनका दिमाग में ये फीड हो चुका है। ऐसा कंडीशन या सिनेरियो में आते ही ऑटोमेटिकली तुम लोग का हाथ हैंड ब्रेक में चला जाता है, ये ऑटोमेटेड सिग्नल ऑटोमेटिकली आएगा। बाकी केसेस में खाली लेफ्ट ब्रेक में ही पैर रहता है, ऐसे केसेस में हैंड ब्रेक में ऑटोमेटिकली हाथ चला जाता है कि भाई ऐसा कुछ हो सकता है और होता भी है। तो सुमो मोटो वैसा है, जैसे कि तू एक पुलिस ऑफिसर है, तू मान ले तू किसी एरिया से जा रहा है, वहां पे एक झील है, तो झील के इर्द गिर्द में पब्लिक का घर है और वहां पे कोई एक पूजा के चक्कर में झील का पानी को तबीयत से गंदा किया गया है, ठीक है, तबीयत से गंदा किया, फ्लावर्स फेंका, ऑयल फेंका, ये सब फेंक के खराब किया। तो तू वहां से बाइक लेके जा रहा है, तो पुलिस ऑफिसर है, वहां का तो रेजिडेंट भी नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन जाते टाइम तो लगा कि भैया ये जो कर रहे हैं ये लोग, इससे इस एरिया का इकोसिस्टम जो है वो कहीं ना कहीं दूषित होगा, इकोसिस्टम कहीं ना कहीं दूषित होगा। तो ये समझते हुए तो पुलिस वाला होके भी उस एरिया
को सेव करने के लिए केस कर सकता है। तो इसको बोला जाता है सो मोटो केसेस। मतलब कि पुलिस वाला है, कोई पुलिस के पास आया भी नहीं था, उधर को बताया भी नहीं कि सर तालाब गंदा हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो आप पुलिस वाले हो और आप वहां से क्रॉस करके जा रहे हैं, तो वो देख के आपको अंदेशा हुआ कि भाई ये गंदा हुआ है, इसको और गंदा करेगा, साफ नहीं करेगा। तो इस एरिया का को बचाने के लिए आपने केस किया है। और सो मोटो केस में होता यह है कि भाई यहाँ पे मेरा डायरेक्ट कोई इंटरेस्ट वेस्टेड नहीं है। यहाँ पे अगर इस तालाब को बचा लूंगा तो मुझे यहाँ सामने वाला स्काई स्केटर में कोई फ्लैट ऐसे ही लीक नहीं करेगा। मैंने इकोसिस्टम को बचाने के लिए काम किया था, जिससे कि हर जो वहाँ पे लोग हैं या एडवर्स जो पॉपुलेशन है उनका बेटरमेंट हो। मेरा पर्सनल कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो सो मोटो केसेस तब काम करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट दिन एलआईएल एक्ट को लेकर बैठेंगे। आज काफी कुछ लिखा दिया। अच्छा, नीति आयोग का जो भी मिनिस्ट्रियल फॉर्मेट है वो ही आप करो अच्छे से। और जो इंटरनल है, जैसे कि क्वेश्चन करेंगे कहाँ यूनियन टेरिटरी का लेफ्टिनेंट गवर्नर बाय द dint of becoming lieutenant governor becomes a direct member of which particular committee? लेफ्टिनेंट गवर्नर है जो यूनियन टेरिटरी, वो कैसे बन जाते हैं? भैया लेफ्टिनेंट गवर्नर है, इसके चलते ही बनेगा। जैसे आपका वाइस प्रेसिडेंट चेयरमैन राज्यसभा बन जाता है, वो वाइस प्रेसिडेंट है, बाय द dint of his वाइस प्रेसिडेंटशिप वो चेयरमैन बन जाएगा। जैसे घर में तेरा एक निकनेम है और स्कूल में एक नाम है, तो बंदा तो एक ही है। तो घर में एक नाम से बुलाया जाता है, बाहर एक नाम से बुलाया जाता है। तो बाहर वाला इंसान जब घर चला आता है ऑटोमेटिकली निकनेम से आप बुलाते हैं। तो सेम टू सेम इंसान है, घर में एक जैसा ट्रीटमेंट, बाहर एक जैसा ट्रीटमेंट। ठीक है, चलो इग्नाइट तो छोड़ने मुझे भी क्या है, एक तो चीज पता है क्या चीज बोल